अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी जहर व तरियाक का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। अनम होठ खुश्क हो चुके थे, इसके बाल बिखरे हुए थे। इस वक्त अनम का चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था, जैसे हज़ारों सुनहरी बारीक और लंबे सांप इसके चेहरे पे चिपटे हों। इसी लम्हे इसके चेहरे का वह हुस्न और मासूमियत न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें दहकते कोयलों की तरह सुर्ख हो चुकी थी, बिल्कुल सुर्ख, और पुतलियाँ सिमट के आंखों के दरमियान नुक्ता बन के चमक रही थी। मेरा खून रगों में मुंजमद और जिस्म साख्त हो चुका था। मैं भागना चाहती थी मगर ना उठ पा रही थी। तभी अनम की भयानक गरजदार आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई दी। मैं तुम्हारी बहुत मशहूर हूँ। आवाज़ मेरी समाज से टकराई और मैं फ़र्श पर गिरती चली गई। मैं कुछ होश में थी कि अचानक ठंडी हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकराया और यूं महसूस हुआ जैसे मैं हवा के दोष पे उड़ रही हूँ। फिर कुछ याद ना रहा और जब मैं सुबह उठी तो मेरा जहन बिल्कुल साफ था, मगर अनम की अम्मी का ख्याल आते ही रात वाले वो चमकते हुए नुक्ते जहन में उभर आए, जिन्हें मैंने फ़ौरन ही इस ख्याल के तह झटक दिया कि 4 माह से अनम मेरे साथ रह रही है, लेकिन आज तक ऐसी कोई बात ना हुई थी। मगर फिर भी दिल इसकी पुरस्रार आंखों की चमक, कदरे बदली आवाज़ और मेरे खुद ब खुद घर पहुंच जाने पर मुस्तरिब था। ये कैसे मुमकिन था? क्या मैंने ख्वाब तो नहीं देखा, या मुझे अनम तो घर नहीं छोड़ के गई? दिल अजीब अनहोनी कैफियत के पेश नज़र डरा हुआ था। मैं खाली जहन लिए बाहर निकली तो मालूम हुआ मेरी अम्मी नाश्ता बना रही थी। ना चाहते हुए मैं तमाम वाक़ियत को अपना वहम ख्याल कर गई, क्योंकि अनम को मैंने बहुत करीब से देखा था। इसके जिस्म, इसके चाल ढाल, बातों और इसके रख रखाव में गर्ज के किसी चीज़ में भी रात से बेशतर कोई गैर मामूली बात ना थी। वो एक इंसान थी, हाँ इंसान, बिल्कुल मेरी तरह लड़की, जिसका दिल एक इंसान की तरह धड़कता था, जो एक लड़की की तरह ही बातें करती थी। फिर इससे खौफज़दा होना हिमाकत था, लेकिन मैं ख़ुद खौफज़दा हो गई थी। तभी ऐसा महसूस हुआ मैं अपनी बुज़दिली पे हंस पड़ी। मैंने नाश्ता किया, मगर दिल में खलिश थी, जो कि बार बार ख़याल अनम की पुरस्रारियत की तरफ जहन को मुंतकिल कर देती थी, और इसी खलिश को दूर करने की खातिर मैं उनकी तरफ चल दी। दरवाज़ा बंद था। मैंने धक्का दिया तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी और घर की तमाम फ़िज़ा पे एक पुरखौफ सन्नाटा तारी था। धड़कते दिल के साथ दरवाजे की झिरी से आंख लगा के देखा तो अनम की अम्मी सामने चरपाई पे लेटी हुई थी। उफ़, चेहरा कितना बदल गया था, धुले हुए लट्ठे की तरह, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो, और चेहरे के खदो ख़ाल भी कुछ बिगड़े हुए थे। ना चाहते हुए भी बेख्तियार मेरे हाथ ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब ना मिला। फिर खटखटाया, इस बार भी खामोशी रही। तब मैंने झिरी के करीब मुंह ले जाके ज़ोर से आवाज़ दी, अनम। इसी लम्हे अंदर से गुर्राहट सुनाई दी। फिर चारपाई के चुरचुराने की आवाज़ आई। फिर कदमों की चाप जो बतदरीज दरवाजे के करीब होती चली गई। साथ ही मेरे दिल की धड़कन खौफ से अबतर होने लगी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। सामने अनम खड़ी जमाइयाँ ले रही थी। आंखें नींद के बोझ तले दबी हुई थीं और चेहरे पे बेबना अफसुर्दगी थी। इस वक्त रात से वो कदरे मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। खाला जान का क्या हाल है? खौफ व घबराहट पे कंट्रोल करते हुए मैंने पूछा। अनम के चेहरे पे बड़ी प्यारी मुस्कुराहट दौड़ गई। ठीक है, ये कह के इसने रास्ता छोड़ दिया। मैं घबराई सी अंदर आई और खाला की चरपाई की तरफ देखा तो दिल को शदीद धचका लगा। वो शायद सो रही थी। नफ्स बड़ी ही धीमी चल रहा था। अगर सीने तक तनी हुई चादर ऊपर नीचे हरकत ना कर रही होती तो उससे एक लाश कहना बेजा ना होता। मेरे दिल को धचका लगा। उनका सफ़ेद चेहरा तो मैं बाहर झिर्री से देख ही चुकी थी। मैं तो ये देख के कांप गई कि उनके गले वाली गिल्ठी से खून की 2 बारीक लकीरें निकल रही थीं, जो कि गर्दन की गोलाई से फिसलती हुई नीचे चारपाई के सुराख से गुजर के ज़मीन पे गिर रही थी। मैं चंद सानिये फटी फटी आंखों से देखती रही। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मर चुकी थी। मैंने जल्दी से
आगे बढ़ के नब्ज़ देखी जो नामहसूस हद तक धीमी थी। अचानक मुझे अपने हाथ पे चिकनाहट सी महसूस हुई। मैंने हाथ की तरफ देखा तो मेरे हाथ पर सफ़ेद सी रतूबत लग गई थी। फिर मेरी आंखें बेसाख्ता उनकी कलाई पे मरकूज़ हो गईं। एन नफ्स की जगह रग पर 2 गहरे बारीक ज़ख्म थे जिस किसी ने हथौड़े फासले पे 2 कीलें चुबो कर निकाली हों। उनसे सफ़ेद मादा रस रहा था। मैं देख रही थी कि अनम झपटी और जल्दी से आस्तीन कलाई पर चढ़ा के ज़ख्म ढांक दिया। मैं इसकी इस हरकत पे इंगश बदन होकर रह गई। इसी दौरान इसकी पालतू बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई कहीं से नमूदार हुई और ज़मीन पे पड़े खून को चाटने लगी। इससे पहले कि मैं इस हरकत का सबब पूछती, अनम ने फ़ौरन बिल्ली को लात मारी और वो दूर जा गिरी। फिर देखते ही देखते बिल्ली के हलक से अजीब व गरीब आवाज़ें निकलने लगी। बाद-ए-अज़ा वो तेज़ी से एक दायरे की सूरत में चक्कर काटने लगी, फिर एकदम उछलने लगी और इसके मुंह से बदस्तूर अजीब अजीब आवाज़ें निकलती रहीं। फिर एक खौफनाक उर्राट के साथ उछली और साख तो जामिद हो गई। मैंने बिल्ली को पैर से हिलाया तो मेरे हलक से चीख निकल गई। ताहम अनम संजीदा थी। मैं अंदर तक डर चुकी थी। रात का मंजर नज़रों के सामने घूमने लगा। वजाहत तलब नज़रों से अनम की तरफ देखा तो कहने लगी, अम्मी का खून इंतहाई जहरीला है। इनकी छोटी चीज़ भी अगर कोई खा ले तो इनका ज़िंदा रहना मुहाल है। तो फिर खाला कैसे ज़िंदा है? मैंने सवाल किया। एक दूसरा जहर इस जहर को हर लम्हे काटता रहता है, अनम अफसुर्दा लहजे में बोली। दूसरा जहर कौन सा? इसने कोई जवाब न दिया। खून पे राख डाल के साफ़ करने लगी। मैं फिर से अपना सवाल दोहराने लगी कि इसी लम्हे इसकी अम्मी ने करवट बदली और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। मेरे बोलने से पेशतर ही बोली, तुम कैसे सुबह सुबह चली आईं? आपकी तबीयत दरियाफ़्त करने। हैरत से उनके सवाल का जवाब दिया तो उनकी आंखों से आंसू बहकर गालों की झुर्रियों को भिगोने लगे। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस ज़िंदगी से और मर भी नहीं सकती। खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसी अजियत ना दे। एक फ़र्ज़ है जो मुझे ज़िंदा रखने पे मजबूर कर रहा है, वरना। उनकी आवाज़ में जज्बात में दब गई। मैं सारे खौफ को बालाए ताक रख कर उनकी चारपाई पे बैठ गई और उनके शानों पे हाथ रखते हुए गोया हुई, खाला आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तकलीफ़ें इंसान पर ही आती हैं, मगर आखिर क्या अजियत है? क्या है इस बीमारी की इब्तिदा व हकीकत? कुछ तो बताएं। उनके चेहरे पे अफसुर्दगी छा गई। कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर खामोश हो गई। मैंने चंद सानियत इंतज़ार करने के बाद फिर पूछा तो कुछ देर वो खामोशी से मेरा चेहरा तकती रहीं, फिर आहिस्तगी से बोली, ये इस वक्त की बात है जब हम गुजरनवाला में रहते थे। अनम के अब्बू डाकखाने में मुलाजिम थे। मेरी अनम इस वक्त बहुत छोटी थी। एक दिन मैं अनम को झूले में सुला के हमसाई के यहाँ किसी काम से गई, जहाँ बातों बातों में काफ़ी देर लग गई। अचानक मुझे अनम का ख्याल आया और मैं बातों को अधूरा छोड़कर सरपट दौड़ी। यूं ही दरवाजे के अंदर कदम रखा तो मेरा दिल दहशत से दहल के रह गया। पाँव मन के होकर ज़मीन में जैसे पेवस्त हो गए। फटी फटी आंखों से क्या देखती हूँ कि अनम झूले में बैठी एक सुनहरे रंग के सांप के बच्चे के साथ खेल रही थी। वो सांप बार बार अपनी ज़बान निकाल के अनम के होंठों को छू रहा था। करीब था कि यह दहशतनाक मंजर देख के चकराती हुई गिरती कि वो सांप का बच्चा मेरी तरफ देख के इत्मीनान से झूले से उतर कर घर में जाकर गायब हो गया। मैंने भागकर अनम को उठा के सीने से लगाया और जल्दी जल्दी इसके हाथ पाँव मुंह चेक करने लगी। कहीं सांप के बच्चे ने डसा तो नहीं, मगर अनम बिल्कुल महफूज थी, बल्कि जिधर को सांप गायब हुआ था इधर देख के मुस्कुरा रही थी। मैंने हर जगह इसे देखा, मगर वो कहीं नज़र न आया। शाम को जब मैं इसके अब्बा घर वापस आए तो डरते डरते तमाम वाक़या गोशे गुजार किया तो उन्होंने डंडा पकड़ा और सारा सामान उठा कर इधर से उधर किया।
मगर सांप का बच्चा ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। मेरा दिल अभी तक डरा हुआ था। बार बार वो मंज़र आंखों के सामने आ जाता और मैं कांप उठती। मैं कुछ दिन बाद किचन में काम कर रही थी और अनम अंदर रूम में थी। मैं कमरे में आई और देखा कि अनम सांप के बच्चे को पकड़े खिलखिला रही है। मैं दौड़कर अंदर गई तो मेरे देखते ही वो गायब हो गया। मैंने जल्दी से अनम को सीने से लगाया, चेक किया, मगर वो पहले की तरह महफूज थी। फिर मैं कई दफ़ा इसे अनम के साथ खेलते देखा। अब मेरे दिल से डर ख़त्म हो चुका था और मैं समझ गई थी कि ये कोई बेज़रर सांप का बच्चा है। मगर अनम के अब्बा इसी ताक में रहते थे। कभी हाथ लगे मैं उन्हें मना करती, जब वो नुकसान नहीं करता तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। मगर वो कहते ये मूजी जानवर है, मौका मिलते ही अनम को डस लेगा। खैर ऐसे ही 3 साल बीत गए। अनम बड़ी होती रही और साथ साथ वो सांप भी परवान चढ़ता रहा। दोनों यूं घुल मिल के खेलते जैसे वो भी इंसानी बच्चा हो। अनम 6 साल की हो चुकी थी, अक्ल व शऊर आ चुका था, मगर फिर भी वो इसी सांप के साथ खेलती थी। इसके साथ साथ खुशबाश रहती, सांपों की सी चाल चलती, इसके साथ साथ खुशबाश, उन्हीं की चाल ढाल रख रखाव उन्हीं की तरह, दो ज़बान निकालती। अलगर्ज अब सांपों की सी नशोनुमा परवान चढ़ रही थी। 6 साल की होकर भी खड़े होके चलना ना सीखा था, बल्कि सांप की तरह ही रेंगती थी। इसकी इस कंडीशन से हम काफ़ी हद तक परेशान थे। इसी वजह से हमने मकान तब्दील करने का फ़ैसला किया ताकि इस सांप से हमारी जान छूट जाए। एक दिन मैं बैठी रोटियां पका रही थी, मेरे पाँव के करीब सरसराहट हुई तो मैं बितक के घबराई। पीछे हटी तो मेरा पाँव सांप के बच्चे पे आ गया। आनन फानन इसने पलटी खाई और मुझे कलाई से डस लिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे पिघला हुआ शीशा इसके मुंह से बह के मेरी कलाई में दाखिल हुआ और मेरा तमाम जिस्म हिलकोरे लेने लगा। जबकि वो इत्मीनान से अनम के पास जाके आराम से खेलने लगा। फिर देखते ही देखते मेरा जिस्म फोड़े की तरह फटने लगा, जैसे कोई धीरे धीरे छुरी से काट रहा हो। मुझ पर सख्ता सा तारी था। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज़ हलक में फंस कर रह गई थी। जहर मेरी रग रग में सरात कर चुका था। तभी अनम सांप के बिल रेंगती हुई मेरे पास आई और हैरत अंगेज़ तौर पे काटी पर अपने होंठ रख दिए और इस जगह को चूसती चली गई और मुझे पर सुरूर ने तारी होता गया और आंखें बंद होती गईं। और जब मेरी आंख खुली तो शाम का साया खासा गहरा हो चुका था। दर्द जिस्म से यकसर गायब हो चुका था, जबकि मैं किचन के फर्श पर पड़ी खाली खाली नज़रों से जामिद व साकित छत को घूरे जा रही थी। और अरनम मेरे पहलू में ख्वाबे खरगोश थी। इसके मुंह पे जगह जगह खून के कतरे लगे हुए थे। सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था, मगर तवे पे जली रोटी की राख का ढेर, कलाई पे जमी रतूबत और अनम के मुंह पर लगे खून के कतरे सच्चाई की तस्वीर पर तस्दीक थी। ये ऐसे हक़ाइक़ थे जिन्हें मैं चाहकर भी फरामोश नहीं कर सकती थी। अभी इसी कंडीशन सशोपंज में थी कि ये सब ख्वाब था या हकीकत। इसी असना में दरवाज़े पे दस्तक हुई। यकीनन अनम के अब्बा थे। मैं सारी कुव्वत यकजा करते हुए दौड़ी और दरवाज़े खोलते ही उनसे लिपट के बेतहाशा रोती चली गई, जबकि हैरान व परेशान बार बार मेरी कमर सहलाते, तसल्लियाँ देते, हालत की कैफियत जानने की कोशिश कर रहे थे। मगर मेरी हिचकियाँ बंद हो चुकी थी। पर मुश्किल ख़ुद को कंट्रोल किया और तमाम वाक़या कह सुनाया। वो भी इसको हकीकत मानने को कतन तैयार न हुए, मगर मौके और शवाहिद ने उन्हें भी हकीकत का कायल कर लिया। फिर उन्होंने भाग दौड़ की और इमाम मस्जिद के मशवरे से हम मकान तब्दील करते हुए मस्जिद से मलहका मकान में शिफ्ट हो गए। इसी भाग दौड़ में करीब 6 माह इसी घर में हमने गुजारे, मगर इस वाक़े के बाद वो सांप का बच्चा कभी दिखाई न दिया, जिसकी वजह से हमारी अनम बहुत ही बेचैन रहती थी। कभी कभार तो वो खुद सांप की तरह रेंगने लगती थी, जिस पर हम बहुत परेशान थे।
दिसंबर का महीना इस बार फुल तैयारी के साथ जोबन की सर्दी में इजाफा के लिए बारिश भी साथ लाया था। रही सही कसर धुंध निकाल रही थी। सूरज भी अपने आप में मस्त था। 4-4 दिन दीदार न करवाता, ज़्यादातर टाइम नर्म गुजाद बिस्तरों की जीनत बना रहता था। अचानक मौसमी तब्दीली से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म दर्द और गले की खराश में कई गुना इजाफा हो गया। मेरे गले में भी गिल्टी सी निकल आई, जिसे मैं मौसमी तब्दीली का असर ख्याल करती नज़रअंदाज करती रही, मगर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता चला गया। जू दवा की मर्ज बढ़ता गया। डॉक्टर का कहना था कि मेरे जिस्म के अंदर जहर दौड़ रहा है। ताहम हर मुमकिन इलाज करवाया, मगर बेसूद। गला सूज के गुप्पा बन गया और जगह जगह से जिस्म की खाल फटने लगी। गिल्टी से खून बहने लगा। हर तरह की अंग्रेज़ी दवाएं, देसी दवाएं, मगर कुछ अफाका ना हुआ। दर्द की शिद्दत से अजियत की कर्राहें बुलंद होने लगीं। तभी हमारी हमसाई औरत ने तीमारदारी के लिए आई, लेकिन मुझे तसल्ली के 2 बोल बोलने के बजाय कानों को हाथ लगा के तौबा तौबा करती चली गई। मैं अकेली वहीं तड़पती सिसकती आहें भरती रही। अब तो अनम के अब्बू को भी मेरे बचने की उम्मीद ना थी। मेरी आंखों के सामने मेरी लख्ते जिगर थी, जिसने सुबह सही से बोलना चलना भी नहीं सीखा था। आह, मैं मर जाऊंगी। मेरे बाद वो किसको अपनी तोतली ज़बान से अम्मा कहेगी। काश मैं कुछ साल और ज़िंदा रह सकूं, ताकि अपनी मासूम बच्ची का सहारा बन सकूं। मेरे दिल में ज़िंदा रहने की कितनी ही आरज़ुएं थीं, मगर मुझे क्या ख़बर थी कि मैं ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के लिए कई साल ज़िंदा रहूंगी और मेरी अनम के अब्बा आज की रात के बाद फिर ना बोल सकेंगे। मैं खामोशी से चरपाई पे पड़ी अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी। मेरे गले की गिल्टी से खून बह के सफ़ेद चादर को दागदार कर रहा था। अनम के अब्बा मेरे सिरहाने बैठे खामोशी से मेरा चेहरा तके जा रहे थे। मेरी आंखों में ज़िंदा रहने की तमन्नाएं थी। मैंने इशारे से पानी मांगा तो वो उठ के पानी लेने चले गए। अनम इस वक्त दूसरी चरपाई पे सो रही थी। अचानक मुझे अनम के पास सरसराहट सुनाई दी, तो मैं बड़ी मुश्किल से गर्दन मोड़ के देखा तो वही सुनहरी सांप इसकी चरपाई से उतरता दिखाई दिया। मैं फटी फटी आंखों से देखती हक्का बक्का सी होके चीखना चाहा, मगर ज़बान गुंग होके रह गई। वो इत्मीनान से मेरी चारपाई पे चढ़ आया। मैंने हरकत करना चाही, मगर खून की बहुत ज़्यादा मिक़दार निकल जाने की वजह से हिल भी ना सकी। वो इत्मीनान से कुंडली मार के सीधा हुआ और मेरी कलाई पे अपना मुंह रख दिया। तभी अनम के अब्बू ने सांप को देखा और इसी वक्त पानी लेके आए, तो उन्होंने सांप को गिल्टी की जगह मुंह रखे देखा तो उनके जहन में आया कि सांप डसने लगा है। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन गिलास परे फेंक के लाठी उठाई और सांप को मारने के लिए तेज़ी से लपके, लेकिन इससे पेशतर के उस सांप पर वार करते कोने ही से इसी रंग का एक बड़ा सांप निकला और उनकी पिंडली पे डस लिया। मैंने चीख मार के उठना चाहा, मगर ना उठ सकी। मेरी पलकों पे जैसे किसी ने मनो बोझ रख दिया हो। मेरी आंखें बंद आहिस्ते आहिस्ते होती चली गईं कि मैंने फिर देखा वो बड़ा सांप अनम के पास आया, अपने मुंह में से अनम के मुंह में एक गोल मोती सा डाल के गायब हो गया। मैं सोच रही थी बस अब मैं मर गई हूँ। मैं ख़ुद को कब्र की तारीखियों में डूबते हुए पा रही थी, फिर मुकम्मल तारीकी में डूब गई। लेकिन जब अनम के रोने की बाज़गश मेरे कानों से टकराई तो मैं घबरा के आंखें खोल दी, लेकिन चित लेटी रही। रात का घटा टोप अंधेरा सुबह का ज़िप मैं तब्दील हो चुका था, मगर धुंध ने उजाले को अपनी लिपेट में ले रखा था। मुझे अपनी तकलीफ़ की मुतल्लका एहसास ना था। पहले तो मैं समझी कि सब कुछ मेरे मरने के बाद ज़हूर पजीर हो रहा है, मगर अनम के मुतवातिर रोने और लाइट की रोशनी ने मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाया। तब मैंने अपना हाथ पाँव को जुम्बिश दी, फिर सर उठा के अनम की तरफ देखा जो दूसरी चारपाई पे थी। न जाने कब से बिलक बिलक के रो रही थी। अचानक मेरी नज़र नीचे फ़र्श पे पड़ी। मेरे सामने अनम के अब्बा नीचे फ़र्श पे अकड़े पड़े थे। इनका जिस्म नीला कंच, चेहरा सूज चुका था और मुंह से झाग निकल रहा था।
मैंने अपना सीना पीट पीट के बयान करने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, हर कोई मेरे गम को अपना गम समझ रहा था। खैर अब क्या हो सकता था। दिन चढ़ते ही अनम के अब्बा को दफना दिया गया और कुछ दिनों बाद मेरा भाई आके हमें वहाँ से ले आया। इसके बाद हर साल एक मखसूस वक्त पर इस जहर का दौरा पड़ता है। मेरे गले में गिल्टी निकल आती है और जब तकलीफ़ हद से बढ़ जाती है तो रात 12 बजे के करीब खुद ब खुद अनम की हालत गैर होनी शुरू हो जाती है। सांस फूल जाती है और वो सांप की तरह फनकारती हुई इसकी ज़बान सांप की ज़बान की मानींद हो जाती है। फिर वो मेरी कलाई पे डसती है तो मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। सुबह होती है तो मेरा दर्द भी गायब हो जाता है। अनम भी रात का वाक़या फरामोश कर चुकी होती है। शायद ये सब इस मोती या मनके का असर है जो बड़े सांप ने अनम के मुंह में डाला था। जहाँ सांप का डसा जहर था वहाँ अनम का काटना तरियाक का काम देता था। यूँ मेरी ज़िंदगी की डोर जहर व तरियाक में गुज़र रही है। मैं ये वाक़या सुनकर आला सुबह नमाज के बाद उनके घर की तरफ गया तो दरवाज़े की कुंडी मैं बड़ा सा ताला लगा दिखाई दिया। मैं अफसुर्दा दिल के साथ वापस आ गया। अक्सर मैं सोचता हूँ कि दोनों माँ बेटियाँ ना जाने कहाँ और किस हाल में होंगी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।